हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट अपना देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंड्यूस करता है इन्वेस्टमेंट को, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लिखा क्या, देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा आपके एरिया में तो क्या होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा, अच्छा डेवलप होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज हमारे यहाँ आएंगी। क्यों? क्योंकि कंपनीज को क्या चाहिए, कंपनीज को ये चाहिए कि भाई नॉर्मल सा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉ मटेरियल अवेलेबल हो उसे पर्टिकुलर एरिया में, और बस लेबर अवेलेबल हो, रोडें वगैरह सही हो। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये एक नॉर्मल पॉजिटिव कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो मैंने बता ही दिया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा है, मतलब रोड, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ अच्छी हैं, तो कौन नहीं बिजनेस लगाना चालू करेगा, और इन्वेस्टमेंट करना कौन नहीं पसंद करेगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा हमारे यहाँ डेवलप होता है तो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में लिंक एक बना देता है। ठीक है, जैसे कि लिखा है डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अच्छी है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हमारे एम्पल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, गुड फैसिलिटीज़ ऑफ बैंकिंग है, और ये सारे हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होने से क्या होगा, एक इंडस्ट्री का जब एक्सपेंशन होगा तो दूसरी इंडस्ट्री का भी एक्सपेंशन होने लगेगा। ठीक है ना। तो भाई होता क्या है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे एरिया में अच्छा है तो कोई भी इंडस्ट्री वहाँ सेटअप हो जाएगी आके, और कोई भी जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वो दूसरी इंडस्ट्री को भी हेल्प करेगी सेटअप होने में। क्यों? क्योंकि एक वो रोल मॉडल बन जाएगी वो इंडस्ट्री की, हाँ मैं देखो इस एरिया में डेवलप थी, इस एरिया में सेटअप हुई इंडस्ट्री और डेवलप हुई, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। अब इस एरिया में और दूसरी भी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो डेवलप हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यही चीज़ सेल्फ रिपॉलिंग एक्टिविटी मतलब ही यही होता है कि एक प्रेरणा बन जाते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए कि हाँ एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो कई सारी और इंडस्ट्रीज भी इस एरिया में डेवलप होने लगेंगी, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंस साइज ऑफ मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, साइज ऑफ मार्केट को बढ़ाता है। वी नो लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द साइज ऑफ मार्केट। अब एक बार बताइए, ब्रिटिश टाइम पीरियड हमने बताया था कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे क्यों इंट्रोड्यूस करी थी। ब्रिटिशर्स ने रेलवे इसीलिए इंट्रोड्यूस करी थी ताकि उनको साइज ऑफ मार्केट बढ़ाना था। आज के टाइम मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैं अमेरिका, लंदन तक भेज सकता हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, रेलवे, एयरप्लेन, सबसे मैं भेज सकता हूँ। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही की वजह से तो हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपका साइज ऑफ मार्केट बढ़ सकता है। आज के टाइम आप कोई भी चीज़ चाहें तो क्या कहते हैं, केरल से मंगवा सकते हैं। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, रेलवे, रोड, कैसे भी बाय एयर आ सकता है आराम से। ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंस करता है साइज ऑफ मार्केट को। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंस करता है एबिलिटी टू वर्क। हमारी एबिलिटी टू वर्क, काम करने की क्षमता को हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है। जैसे कि अब एक बात बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो आता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि स्कूल और हॉस्पिटल्स, मतलब कि क्या कहते हैं, अगर एक बात बताइए, स्कूल और हॉस्पिटल्स, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमें एजुकेशन अच्छी मिली होगी, स्किल्स हमारे अंदर होंगे, तो हम काम करने की क्षमता भी तो हमारी ज़्यादा होगी, हमें क्या कहते हैं, हम एबिलिटी टू वर्क मेरी भी तो ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या कहते हैं, इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा मेन स्कूल और हॉस्पिटल को भी इंक्लूड करा जाता है, क्योंकि वो सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। और जब ये सारे अच्छे होंगे तो हमारा ग्रोथ प्रोसेस भी तो एक्सेलरेट होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, हमारी एबिलिटी टू वर्क, काम करने की क्षमता भी तो बढ़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर स्किल्स होंगे। हमारे प्रोमो एजुकेशन हमारे यहाँ अच्छी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी है, तो हम फिट होंगे और हम काम करने के काबिल भी होंगे, स्किल्स भी हमारे अंदर होंगी, तो हम एबिलिटी टू वर्क हमारी ज़्यादा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, जब बाहर से हम कोई भी सर्विसेज आउटसोर्स कर लेते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह की सर्विसेज। ठीक है, तो कंट्री हैविंग, अब एक बार बताइए, हमारे यहाँ कॉल सेंटर, बीपीओ, दिल्ली, नोएडा साइड आप अगर जाते हैं तो वहाँ कॉल सेंटर बहुत चलते हैं। तो ये सब कॉल सेंटर क्या है, ये सब आउटसोर्सिंग है, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो अपनी कोई भी सर्विसेज, जैसे उनकी कॉलिंग सर्विसेज हैं, कुछ भी सर्विसेज हैं, तो वो कॉलिंग सर्विसेज के लिए दूसरी कॉल सेंटर्स को हायर कर लेते हैं। तो वो दूसरे कॉल सेंटर को कब हायर करेंगे, कहाँ से हायर करेंगे, जहाँ चीप 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 होगा, चीप सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, तो वो लोग इंडिया को प्रेफर करते हैं। तो
इंडिया हमारा ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया है कॉल सेंटर का, क्योंकि यहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं कॉल सेंटर में वो चीप होती हैं और अच्छी होती हैं, सस्ती होती हैं और अच्छी होती हैं। तो आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग क्यों फैसिलिटेट हुआ? क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। अगर हमारे कॉल सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और हमने स्किल्स में ना खर्चा करा होता, तो क्या कहते हैं, हम कैसे हम ग्लोबल डेस्टिनेशन बन सकते थे कॉल सेंटर का। स्टडी मेडिकल टूरिज्म स्टडी सेंटर्स, हमारे यहाँ भी फॉरेन से लोग आते हैं पढ़ने, तो ठीक है उतना ज़्यादा बेटर नहीं, बट हाँ धीरे धीरे बेटर हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है आउटसोर्सिंग को। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस करता है एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। 1991 में जैसा कि आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म हम लोग लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब से हमने एलपीजी एफडीआई को अलाउ कर दिया इंडिया में। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज अच्छी होंगी, तो बाहर वाला बंदा क्यों नहीं चाहेगा हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना? तो इन एफडीआई प्रमोट होता है अगर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई हमारा मेनली ये होता है कि बाहर का बंदा हमारे यहाँ जब इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, उसको ओनरशिप से मतलब होता है, तो ये सारे एफडीआई के अंडर आते हैं। जब किसी भी कंपनी का वो 10% से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेता है कोई बाहर का बंदा, तो वो एफडीआई के अंदर आता है। तो एफडीआई क्या है? एफडीआई, एक मिनट। तो एफडीआई क्या है? एफडीआई कुछ नहीं, एफडीआई ये है कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्रोथ प्रोसेस में हेल्प करता है। लेस डेवलप कंट्रीज जैसे कि इंडिया, इंडिया में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, हमारे यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। सिंस 1991 एफडीआई इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 1991 से हमारे यहाँ एफडीआई काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो ये सारी बात है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक जरूरी चीज़ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्री की। इट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, और बाकी सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या थे इंपॉर्टेंस, हम लोगों ने पढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हेल्प करता है। अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट कैसा है हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दो मेनली हम लोग कंपोनेंट देखेंगे, एक एनर्जी आ गया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, और हेल्थ आ गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इन दो को हम डिटेल में पढ़ेंगे, यही हमारे सिलेबस में इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए एनर्जी हम लोग देखते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था स्कूल और हॉस्पिटल्स आते हैं। तो एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइफ लाइन है प्रोडक्शन एक्टिविटी का। अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी का लाइफ लाइन, बिल्कुल सही बोला है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ एनर्जी नहीं होगी तो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन हम कैसे कर पाएंगे? तो सारे सेक्टर्स के लिए लाइफ लाइन है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, सबके लिए। तो कैसे? प्राइमरी के लिए, इन द प्राइमरी सेक्टर एनर्जी इज द क्रिटिकल इनपुट। भाई ऑपरेट ट्यूबवेल चलाना है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं होगी? सेकेंडरी सेक्टर को एनर्जी कैसे चाहिए? मशीन चलाने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसे मशीन चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। टर्सरी सेक्टर को कैसे? ऑपरेट कंप्यूटर्स चलाने के लिए सर्विस सेक्टर को एनर्जी चाहिए। तो कुल मिला के बोलने का मतलब है कि एनर्जी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्या कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब जीडीपी ग्रोथ करने के लिए। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, दो तरीके की एनर्जी होती है, एक होती है कॉमर्शियल एनर्जी, एक होती है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, याद रखिएगा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स हैं कॉमर्शियल एनर्जी के। एज दीज गुड्स आर लार्जली यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पस, ये ज़्यादातर ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दे हैव एन एस्टेब्लिश मार्केट फॉर सेल एंड परचेस, इसलिए इनको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? सेल और परचेज करते हैं इन सारी एनर्जीज को। ठीक है। फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। ये सारे नॉन कॉमर्शियल एनर्जी में आएंगे, मतलब ये हम बोल सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि जो जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो वो कॉमर्शियल एनर्जी हैं। और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या है? जो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट में अवेलेबल है, फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सारे हमारे नॉन कॉमर्शियल एनर्जी हैं। ज़्यादातर ये गांव साइड में यूज़ करे जाते हैं, रूरल हाउस होल्ड यूज़ करते हैं एज कंज्यूमर गुड्स।
कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ज़्यादातर फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सारे क्या कहते हैं कि हमारे यूज़ करे जाते हैं रूरल हाउस होल्ड में, गांव साइड में, ठीक है। तो जनरली कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी कमांड प्राइस। देखिए कॉमर्शियल एनर्जी का प्राइस होता है मार्केट, बट नॉन कॉमर्शियल एनर्जी का प्राइस नहीं होता है। आपने सुना है कभी क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर वेस्ट का कोई प्राइस है, फायरवुड का मतलब पेड़ की लकड़ी कोई प्राइस है, काट लेते हैं लोग जाके, एनिमल वेस्ट का कोई प्राइस है, ठीक है। तो कॉमर्शियल एनर्जी का प्राइस होता है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी का प्राइस नहीं होता है। कॉमर्शियल एनर्जी आर एग्जॉस्टेबल वाइल द सोर्स ऑफ नॉन कॉमर्शियल एनर्जी आर रिन्यूएबल। बोल रहा है कि कॉमर्शियल एनर्जी का जो सोर्स है वो लिमिटेड है और नॉन कॉमर्शियल जो है अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। सिंपल सी बात है, कॉमर्शियल एनर्जी जो है एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, बट नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल। सब डिफरेंस देख लेते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कॉमर्शियल एनर्जी में आते हैं। फायरवुड, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब नॉन कॉमर्शियल एनर्जी में आते हैं। कॉमर्शियल एनर्जी का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रियल में, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, और नॉन कॉमर्शियल का ज़्यादातर डोमेस्टिक पर्पस या कंजप्शन पर्पस के लिए, ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी आर ट्रेडेड। जो हम गुड्स बनाते हैं कॉमर्शियल एनर्जी के थ्रू, वो हम मार्केट में खरीदते या बेचते हैं। दीज गुड्स कमांड प्राइस, इन गुड्स का प्राइस होता है। देयर इज डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट फॉर दीज गुड्स। और जो भी हम गुड्स बनाते हैं कॉमर्शियल एनर्जी के थ्रू, मतलब कितने सारे तो हम गुड्स बनाते हैं, तो वो उनका एक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इतना ही देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।